हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, ये आपकी यूपी कैडेट का एग्ज़ाम है, उसकी आपको तैयारी कराई जा रही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू प्रवेश परीक्षा के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर अब तक हुए हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों का हल लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के सभी का सलूशन लेके आए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना। जितने भी 2014 से लेके 2014 जितने भी पेपर आपके हुए हैं अब तक, 2014, 15, 16, 17 हुआ, चाहे वो 18 हुआ, 19, 20, 21, 22, 23 तक के जितनी भी जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। और आप अपना माइंड भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी अब तक कितनी हुई है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चनों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 51 नंबर पे दे रखा है कि तना तथा जड़ का अग्र सिरा किसकी कमी से मृत हो जाता है। क्या पहला ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है सल्फर और डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो तना तथा जड़ का अग्र सिरा किसकी कमी से मृत हो जाता है, इसमें हम जाएंगे, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से मृत हो जाता है। अगला दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है। तो ए ऑप्शन है बैंकॉक, बी ऑप्शन है मनीला, सी ऑप्शन है नई दिल्ली में और डी ऑप्शन है कोलालमपुर में। तो एक ऑप्शन सही है 52 का। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जो चावल कांग्रेस की बैठक जो हुई है वो हुई है नई दिल्ली में। हम सी ऑप्शन के साथ इसमें जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है, ए ऑप्शन है बल्ब, बी ऑप्शन है कोर और सी ऑप्शन है राइजोम, डी ऑप्शन है तने का भाग। अगर हम बात करें प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो हम इसमें जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, बल्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, एक इंटरनोड लंबे फिलोक्लेट को कहते हैं। एक इंटरनोड लंबे फिलोक्लेट को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कल्म, बी ऑप्शन है क्लेडोड, सी ऑप्शन है ब्लेडर और डी ऑप्शन है पल्बिनस। जल्दी से बताइए 54 का क्या आंसर होगा। एक इंटरनोड लंबे फिलोक्लेट को कहते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्लेडोड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। तो अम्लीय वर्षा है, जो अम्ल वर्षा होती है वो वनस्पति यानी जो उगने वाली जो वनस्पतियां हैं इनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्योंकि इससे होती है, तो इससे क्या होगा, क्या इससे ओजोन होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें होती है कि ओजोन होती है, अम्लीय वर्षा में नहीं होती है। सिट्रिक अम्ल भी नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है। होता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर होता है। SO2 और NO2 दोनों होते हैं। SO2 भी होता है और NO2 भी होता है, किसमें, अम्ल वर्षा के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो संस्थान है वो दे रखा है राजमुंद्री में। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीली क्रांति सबसे उपयुक्त है। तो पीली क्रांति है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त किस लिए है। तो ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, अगला है, काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काली मिट्टी से रिलेटेड। तो काली मिट्टी वाला भी आपको 100% याद करके रखना है। जहाँ पे भी काली मिट्टी आए तो का से काली मिट्टी, का से कपास।
तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त जो है वो कपास के लिए है। नेक्स्ट है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 59 आयोडीन जो प्राप्त होता है वो होता है लेमिनेरिया से। किससे होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, यानी 60 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पति तेल है। तो हृदय जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त जो वनस्पति तेल है वो कौन सा है? वो है सूरजमुखी का तेल। तो ए ऑप्शन के साथ हम इसमें चले जाएंगे। देखिए चारों ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ऑप्शन आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कृत्रिम रूप से बहुगुणता विकसित किया जा सकता है। ये वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो BHU के एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें कि कृत्रिम रूप से बहुगुणता विकसित किया जा सकता है कोलेसिचिन द्वारा या इंटरब्रीडिंग द्वारा या रेखित अभिजाति द्वारा या फिर स्वपरागण द्वारा। तो 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है। तो इसमें हम जाएंगे कोलेसिचिन द्वारा, ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। गेहूं की सेमी डफार्प प्रजाति का उदाहरण है। देखो यहाँ पे गेहूं की सेमी डफार्प प्रजाति का उदाहरण पूछा है, तो है IR 8, सोनालिका और टिट्रिकम और सेकेहरम। तो एक प्रजाति है, उस प्रजाति का आपको नाम बताना है। गेहूं की सेमी डवाफ प्रजाति जो है वो सोनालिका है। कौन सी है? सोनालिका। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो क्या है? क्या आपका जीनस है या फैमिली है या फिर स्पीसीज है या फिर ऑर्डर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वर्गीकरण की अगर हम आधारीय इकाई की बात करें तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, स्पीसीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप कि गेहूं के साथ किसका क्रॉस कराकर टिट्रिकेल प्राप्त किया जाता है। गेहूं है, गेहूं के साथ किसका क्रॉस कराकर टिट्रिकेल प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है ओट, बी ऑप्शन है जौ, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है राई। तो 64 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी राई। अगला क्वेश्चन है 65 है क्रांति, पूसा अग्रणी और पूसा बोल्ड किसके उन्नत किस्म हैं? किसके उन्नत किस्म हैं? क्वेश्चन नंबर 65। क्रांति, पूसा अग्रणी, पूसा बोल्ड किसके उन्नत किस्म हैं? तो इसमें हम जाएंगे डी के साथ। किसके हो जाएंगे ये? सरसों के हो जाएंगे। किसके? सरसों के। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? अब देखो ये ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। अगर हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो हम जाएंगे इसमें डी ऑप्शन के साथ, चना। किसके साथ जाएंगे? चने के साथ चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो चावल तो कार्बोहाइड्रेट का है, मिलेट भी कार्बोहाइड्रेट का है, पशु चारा भी है, लेकिन चना कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन कह रहा है दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय है। तो दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का जो उपाय है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है जीन अभियांत्रिकी, बी ऑप्शन है जीन थेरेपी, सी ऑप्शन है दैहिक संकरण और डी ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट संलयन। तो एक ऑप्शन इसमें सही है, वो आपको चुनना है। अगर हम दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के उपाय की बात करें तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, जीन अभियांत्रिकी। क्या हो जाएगा? जीन अभियांत्रिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 है संकर प्रभाव लंबे समय के लिए परिवर्धित किया जाता है।
संकर प्रभाव लंबे समय के लिए परिवर्तित किया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोन चयन द्वारा, बी ऑप्शन है परपरागण द्वारा, सी ऑप्शन है उत्परिवर्तन द्वारा और डी ऑप्शन है स्वनिषेचन द्वारा। तो 68 की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोन चयन द्वारा। क्या हो जाएगा? क्लोन चयन द्वारा। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए, अनुवांशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है? अनुवांशिक जो भिन्नता है वो किसके द्वारा होती है? द्विखंडन द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा, क्लोन चयन या संकरण। अगर मैं अनुवांशिक भिन्नता की बात करें तो जो अनुवांशिक भिन्नता है ये होती है द्विखंडन के द्वारा। इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, द्विखंडन द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत में हरित क्रांति के द्वारा विकसित जया व रत्ना किसकी प्रजाति हैं? जया और रत्ना किसकी प्रजाति हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, जया और जो रत्ना है ये मक्का की प्रजाति हैं। 70 के का जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ये मक्का की नहीं है, ये धान की हैं। किसकी हैं? धान की हैं। जया और रत्ना ये धान की प्रजाति हैं। 70 में हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, पौधे का वह भाग जो ऊतक संवर्धन में उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक्सप्लांट, सोमा क्लोन, इनकुलेंट या फिर क्लोन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है। तो पौधे का वह भाग जो ऊतक संवर्धन में उपयोग किया जाता है एक्सप्लांट कहलाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम प्रेरित उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है? तो प्रथम प्रेरित उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है गामा किरण, बी ऑप्शन है यूवी किरण, यूवी किरण को अल्ट्रा वॉयलेट किरण भी बोलते हैं, सी ऑप्शन है एक्स किरणें और डी ऑप्शन है कॉस्मिक किरण। तो प्रथम प्रेरित जो उत्परिवर्तन का स्रोत है वो क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, एक्स किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी। मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को दर्शाया जाता है। मोनोसोमी और ट्राइसोमी को दर्शाया जाता है किसके माध्यम से? तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, 2n-1, 2n+2, यानी 2n-1 और 2n+2, इस ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर समझिए, अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें भारत में अधिकतम विविधता पाई जाती है? भारत में अधिकतम विविधता जो है वो पाई जाती है। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम जाएंगे आम के साथ। पहला ऑप्शन है निम्न में से किसमें भारत में अधिकतम विविधता पाई जाती है? तो आम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 समझिए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है सोमा क्लोनल विविधता पौधे में किसके द्वारा होती है? तो ए ऑप्शन है इसमें प्रदूषित मृदा या जल में विकसित होने से, बी ऑप्शन है गामा किरण के द्वारा, सी ऑप्शन है ऊतक संवर्धन में वृद्धि और डी ऑप्शन है अलैंगिक जनन के द्वारा। सोमा क्लोनल विविधता पौधों में किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 75। अगर हम 75 क्वेश्चन की बात करें तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऊतक संवर्धन में वृद्धि, ऊतक संवर्धन में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये जूलॉजी के क्वेश्चन आ गए। अभी तक जो क्वेश्चन हो रहे थे वो बॉटनी के थे, ठीक है। हम आपको जूलॉजी और बॉटनी के ही करा रहे हैं, इसके बाद में हम अदर सब्जेक्ट की मैराथन लेके आएंगे। ये जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन की मैराथन है। तो 76वां क्वेश्चन है बोमनिस सेलुला ई सेलुला। इस कथन या यह कथन किसने दिया है? बोमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है सभी कोशिकाएं पहले से अस्तित्व में होने वाली कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है? ये दिया है रुडोल्फ बी कॉर्ब। ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जूलॉजी का क्वेश्चन नंबर 77, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अत्यधिक घुमावदार श्रृंखला
के रूप में होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अत्यधिक घुमावदार श्रृंखला के रूप में होती है, तो उसे कहा जाता है क्रस्टी। क्या कहा जाता है? क्रस्टी। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि भाई अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था यानी प्रोफेज की बात कर रहा है। प्रोफेज प्रथम में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें पहली स्टेज होती है लिप्टोटीन होती है, फिर जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। इसमें हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये स्टेज आपको ध्यान रखनी है। ये अर्धसूत्री डिवीजन, जो अर्धसूत्री विभाजन है, म्यूसिस डिवीजन है, इसकी प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेजेज हैं ये, ठीक है, उपावस्था के बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए के नाइट्रोजन क्षार AGCT। ए का मतलब है एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब थाइमिन। इनका युगल होता है, तो इनका जो युगल होता है वो किस प्रकार से होता है? देखो AGCT ये तो होता नहीं है, ठीक, ACGT ये भी नहीं होता है, ATGT ये भी नहीं होता है, और क्या होता है फिर? ये होगा आपका बी ऑप्शन ATGC। देखो ये होगा AT और GC, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा AT और GC। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है और ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एडिनिन होती है ये हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ा बनाती है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। और एडिनिन और थाइमिन के बीच कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 80 समझिए आप। 80 नंबर कह रहा है एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग को जाना जाता है। एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग को जाना जाता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा को एंजाइम। क्या हो जाएगा? को एंजाइम हो जाएगा। एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग को कहा जाता है को एंजाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अवायवीय व वायवीय श्वसन में समान अवस्था है, तो ए ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, बी ऑप्शन है TCA चक्र, सी ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, डी ऑप्शन है क्रेब्स चक्र। तो 81 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अवायवीय व वायवीय श्वसन में समान अवस्था है, तो हम जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस के साथ। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है देश में किस राज्य की बृहत वर्ग भूमि में गन्नों की उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है? तो गन्ने की जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। इतनी कर्नाटक में भी नहीं होती, बिहार में भी नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं। हम उत्तर प्रदेश के साथ सीधे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो 83 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया है? अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति जो दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये डायरेक्ट आप याद रखना, क्या है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये भारत की बात कर रहा है। अगर विश्व की बात करें तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो आप बताओगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर आपसे 84 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है वो। 3 स्टेरॉयड हार्मोन हैं, एक नहीं है, वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन, बी ऑप्शन है एंड्रोजन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है थॉरॉक्सिन। तो स्टेरॉयड जो हार्मोन्स है नहीं की बात कर रहा है, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। ये जो थॉरॉक्सिन है ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, जबकि एंड्रोजन और एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये तीनों जो हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं।
अगला जो है वो 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। अब देखो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए दे रखा है घास, गिरगिट, कीट और पक्षी। बी ऑप्शन है गिरी पत्तियाँ, जीवाणु, कीट और पक्षी। सी ऑप्शन है घास, लोमड़ी, खरगोश। और डी ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मत्स्य। तो एक ऑप्शन इसमें से सही है, वो सही वाला ऑप्शन आपको चुनना है। अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मत्स्य। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी का है। इसलिए भी स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन में से किससे निष्कासित किया गया है। कह रहा है सर अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग हैं, जो ये वैज्ञानिक हैं, ने जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन निम्न में से किससे निष्कासित किया। तो पहला ऑप्शन है बेसिलस ब्रेविस, बी ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम, सी ऑप्शन है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और डी ऑप्शन है पेनिसिलियम ग्राइसोफल्विन। तो हम इसकी अगर हम बात करें 86 में क्वेश्चन की, हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, पेनिसिलियम नोटेटम इसका करेक्ट आंसर है। इस पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है उसे भी आप समझ लीजिए। देखो मानव निर्मित प्रथम अनाज का पौधा कौन सा है। मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया अनाज का पौधा कौन सा है, जो सबसे पहले पौधा पूछ रहा है प्रथम। तो टेट्रिकेल, होडियम, बल्गयोर, स्केली धान या ओरजाइबा सिटाइबा, ये सब के बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से बताइए। 87। तो 87 की अगर हम बात करें तो गेहूँ वो ही है टेट्रिकेल यानी गेहूँ। मानव निर्मित अनाज का जो पौधा है तो कौन सा हो जाएगा, गेहूँ है सबसे पहला। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत कृषि विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपको बताना है भारतीय कृषि विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें भी हम जाएंगे नई दिल्ली के साथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है विषैला पदार्थ जैसे एफ्लाजीबिस या एमाजीबिस और इर्गोट एल्केलॉइड को कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो एफ्लाजीबिस और एमाजीबिस, इर्गोट एल्केलॉइड को कहा जाता है माइकोजीबिस, यानी ए ऑप्शन के साथ हम इसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है मिनी सैटेलाइट को जाना जाता है। तो मिनी सैटेलाइट को क्या जाना जाता है, इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ BNTRS। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लवणीय फसलों के विकास के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है। क्राइबन जीन, बी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण में जीन शामिल होना, सी ऑप्शन है हीट शॉक प्रोटीन और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो हम 91 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी और सी ये दोनों ही सही हैं, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीते में व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो पपीते में व्यावसायिक जो प्रबंधन होता है वो किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है मुकुलन से, बी ऑप्शन है लेयरिंग से, सी ऑप्शन है बीज से और डी ऑप्शन है कटिंग से। तो पपीते में जो व्यावसायिक प्रबंधन होता है, वर्धी प्रबंधन होता है, ये होता है बीज से। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है, उसे समझिए। पाउडरी मिल्डू का कारण है मटर के पौधों में क्या है, विषाणु है, कवक है, जीवाणु है या प्रोटोजोआ है। 93 नंबर क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें हम जाएंगे कवक के साथ। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू का कारण है मटर के पौधों में। नेक्स्ट है वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श सिंचाई का साधन। तो वृक्षारोपण हेतु एक जो आदर्श सिंचाई की बात करते हैं वो है आपकी स्ट्रिप तंत्र। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, फलों की मीठी शर्करा है। अब फलों की जो मीठी शर्करा है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है। तो अगर हम फलों की बात करें, फलों की जो मीठी शर्करा है तो हम जाएंगे फ्रक्टोज के साथ। 95 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 96वां क्वेश्चन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है विश्व में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेनिक फसल की अधिकतम क्षेत्र में खेती की जाती है। तो 96 नंबर क्वेश्चन है। तो विश्व में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेनिक फसल की अधिकतम क्षेत्र में खेती की जाती है। सोयाबीन इसका बिल्कुल सही आंसर है। मधुमक्खियों में पराग बास्केट पाया जाता है। तो जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों में पराग बास्केट पाया जाता है किसमें। अगर हम पराग बास्केट की बात करें तो पहला ऑप्शन है प्रोथेरेसिक पैर पर नहीं, मीसोथेरिक पैर पर बिल्कुल नहीं, ऊदर और थेरेक्स के जोड़ पर यह भी नहीं होगा। तो हो जाएगा आपका मेटाथोरेसिक पैर पर। मधुमक्खियों में पराग बास्केट पाया जाता है मेटाथोरेसिक पैर पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98। अगर हम 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संघ संपूर्ण रूप से समुद्री है। तो संपूर्ण रूप से अगर हम समुद्र की बात करें तो भाई पोरीफेरा तो पूर्ण रूप से समुद्री नहीं है, संपूर्ण रूप से समुद्री नहीं है। आर्थ्रोपोडा भी नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है। कौन है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये संघ हैं। संघ आपको ध्यान रखना है, कौन सा संघ पूछ रहा था, कौन सा संघ संपूर्ण रूप से समुद्री है। तो इकाइनोडर्मेटा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है। अब देखो वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन है। तो शरीर पर स्केल, ये तो सही है, इसलिए इसके हिसाब से नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन पूछा है। तो नेगेटिव ऑप्शन है निम्नलिखित में से वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता। तो वर्टिब्रेट में ये शरीर पर स्केल तो पाए जाते हैं, गिल द्वार भी पाए जाते हैं और बाइलेटरल सममिति भी पाई जाती है, लेकिन जो नीडोब्लास्ट है ये नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उसके स्थान के आधार पर सही क्रम में सम्मिलित है। अगर हम सही क्रम में सम्मिलित की बात करें तो देखो केंद्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कसौली ये बिल्कुल गलत है। पोषण राष्ट्रीय संस्थान मुंबई ये भी गलत है। संक्रामक रोगों का राष्ट्रीय संस्थान लखनऊ ये भी गलत है। विषाणु अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान पुणे ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं आगे। ये देखिए अब नेक्स्ट पे ईयर के आ गए हैं, ये जूलॉजी और बॉटनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अब देखो इकोसिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है, यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, टेंसले के साथ। क्या हो जाएगा, एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। OTU यानी ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सिस्टेमेटिक्स में किया नहीं जाता, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी इसमें भी नहीं किया जाता है, कीमोटैक्सोनॉमी इसमें भी नहीं किया जाता। फिर बचा आपका ए ऑप्शन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑपरेशन टैक्सोनॉमिक यूनिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी का पौधा किस कुल का है। अब देखो यहाँ पे कुल बताना है। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का पौधा जो है वो किस कुल का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो कॉफ़ी का जो पौधा है ये रूबिएसी कुल का पौधा है। कौन सा, रूबिएसी कुल। अगला क्वेश्चन है कौन सी एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर कहलाती है।
तो कौन सी एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाती है? ये है रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियोज। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक गोल्डन चावल में बहुतायत में क्या पाया जाता है? अगर हम ट्रांसजेनिक गोल्डन चावल में बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, इसमें होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए के साथ जाएंगे। इसमें लाइसिन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता और मैथियोनिन भी नहीं होता है। ट्रांसजेनिक गोल्डन चावल में बहुतायत में पाया जाता है, वो है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, मीरोसिन ग्लैंड्स किस में पाई जाती है? तो मीरोसिन अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ये पाई जाती है ब्रेसिकेसी के अंदर। ये सब फैमिली दे रखी हैं, ठीक है। एस्टेरेसी है तो एस्टेरेसी में नहीं पाया जाता, मालवेसी में भी नहीं पाया जाता, सोलनेसी में भी नहीं पाया जाता। ब्रेसिकेसी जो फैमिली है इसके अंतर्गत मीरोसिन ग्लैंड्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। चलिए इसको समझिए। बिखरे हुए संबंध पुल किसके तने में पाए जाते हैं? तो बिखरे हुए संबंध पुल की बात कर रहा है। बिखरे हुए संबंध पुल किसके तने में पाए जाते हैं? तो इसमें हम जाएंगे, निक्टेंथिस में नहीं पाया जाता, बिग्नोनिया तो बिग्नोनिया में भी नहीं पाया जाता आपका, हिबिस्कस में नहीं, पेपेबर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जेनेटिक कोड में समाप्त करने वाला कोडान कौन सा है? 108 नंबर की बात करें तो जेनेटिक कोड में समाप्त करने वाला जो कोडान है वो होता है UGA। अब UGA देखिए कहाँ पे है, इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, UGA के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कह रहा है, हेट्रोस्पोरी एवं लिगुलेट पत्तियाँ किसके लक्षण हैं? हेट्रोस्पोरी एवं लिगुलेट पत्तियाँ किसके लक्षण हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, लाइकोपोडियम के तो लक्षण है नहीं, मॉर्सिलिया का भी नहीं है, एफेड्रा का भी नहीं है, इसलिए हेट्रोस्पोरी एवं लिगुलेट पत्तियाँ किसके लक्षण हैं? सिलेजिनेला के लक्षण हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम के तने में किस प्रकार का केंद्रीय रंध्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 110, लाइकोपोडियम के तने में किस प्रकार का केंद्रीय रंध्र पाया जाता है? तो इसमें हम जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? सिपेनोस्टिल बिल्कुल नहीं, मेरिस्टिल बिल्कुल नहीं, पॉलीस्टिल में भी नहीं, प्रोटोस्टिल के साथ जाएंगे। लाइकोपोडियल के तने में किस प्रकार का केंद्रीय रंध्र पाया जाता है? तो प्रोटोस्टिल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रायोफाइट है? निम्न में से कौन ब्रायोफाइट है? ए ऑप्शन है बॉग मॉस, बी ऑप्शन है आयरिस मॉस, सी ऑप्शन है क्लब मॉस और डी ऑप्शन है रेंडियर मॉस। 111 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो निम्न में से कौन ब्रायोफाइट है? तो बॉग मॉस, ए वाला ऑप्शन सही है। मेरिस्टिल किस में पाया जाता है? ये आपको बताना है। अगर हम मेरिस्टिल की बात करें तो मेरिस्टिल जो पाया जाता है वो फर्न का राइजोम। क्या है, किस में पाया जाता है? फर्न का राइजोम में। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा का जो पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय अप्रकाशीय अपक्रिया में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो ये आपसे पूछा गया है 2014 में। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय अप्रकाशीय अपक्रिया में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? तो PGA हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान की ब्लास्ट बीमारी किसके कारण होती है? अगर हम धान की ब्लास्ट बीमारी की बात करें तो ये होती है पेरिकुलेरिया ओराइजी। क्या होती है? पेरिकुलेरिया ओराइजी। धान की ब्लास्ट बीमारी किसके कारण होती है? पेरिकुलेरिया ओराइजी। अगला है, आलू की बाढ़ बीमारी किससे होती है? अगर हम आलू की बाढ़ बीमारी की बात करें तो सिनक्रेटियम एंटीबायोटिकम, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसकी जड़ों में बेलामिन पाया जाता है? देखिए बेलामिन की बात कर रहा है
तो बेलामिन किसकी जड़ों में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑर्किड्स की। किसकी? ऑर्किड्स की। 118 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधों में अनुपण का रूपांतरण प्रतान में हो जाता है? तो किस पौधे में अनुपण का रूपांतरण प्रतान में हो जाता है? 118 नंबर की बात कर रहे हैं। तो इक्का बिल्कुल गलत है, ग्लोरियोसा ये भी गलत है, एंटीगोनॉन में नहीं। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, स्माइलैक्स। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन बीएचयू के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो विगत वर्षों में आपसे पूछे गए हैं। तो बेनिश्चिंत रहिए, आप बेनिश्चिंत रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये मैराथन क्लास है आपकी। 118 नंबर क्वेश्चन समझिए, किस पौधों में अनुपण का रूपांतरण प्रतान में हो जाता है? तो किस पौधे में अनुपण का रूपांतरण प्रतान में हो जाता है? 118 नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो स्माइलैक्स ये मैंने बता दिया था। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में पुष्प कली प्रतान में रूपांतरित हो जाती है? 119 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधों में पुष्प कली प्रतान में रूपांतरित हो जाती है? तो इसमें हम जाएंगे एंटीगोनॉन के साथ, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोकोनट मिल्क का प्रयोग किस में होता है? अगर हम कोकोनट मिल्क की बात करें तो ये होता है ऊतक संवर्धन में। किसमें? ऊतक संवर्धन में। 121 नंबर है, किसके बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता? अब देखो, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है तो जो ऑर्किड्स है, ऑर्किड्स के बीजों में भ्रूणपोष जो है वो नहीं पाया जाता है। किसके बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता? तो ऑर्किड मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है, किसके निक्षेपण के कारण कॉर्क अपारगम्य होता है? 122 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा सुबेरिन। क्या हो जाएगा? सुबेरिन। किसके निक्षेपण के कारण कॉर्क अपारगम्य होता है? तो सुमेरिन। क्या है? सुबेरिन। 123 नंबर क्वेश्चन, ओपीएम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर हम ओपीएम की बात करें, ओपीएम किससे प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है बिना पके फलों के छीर से, बी ऑप्शन है पके फलों के छीर से, सी ऑप्शन है पूरे पौधे के छीर से, और डी ऑप्शन है जड़ों के छीर से। तो 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, बिना पके फलों के छीर से। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन, एस्टेरेसी कुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एस्टेरेसी कुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो ए ऑप्शन है आधार लग्न बीजान्यास, बी ऑप्शन है एक कोष्ठीय अंडाशय, सी ऑप्शन है अधोजाय पुष्प, और डी ऑप्शन है युक्ताकोशी उकेंसर। तो 124 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, तो अधोजाय पुष्प यानी सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। 124 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन को समझिए, प्रथम ट्रांसजेनिक जो पौधा है वो कौन सा है? प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा, अगर हम प्रथम ट्रांसजेनिक पौधे की बात करें तो हम तंबाकू के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके बॉटनी इस सेट के समाप्त हो गए, अब यहाँ से 126 नंबर से जूलॉजी के चलेंगे। तो 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कोशिका में मेटाटिक टेलीफेज समाप्त करने पर 23 जोड़ी गुणसूत्र हों तो उसी कोशिका में मेटाफेज में कितने क्रोमोटेट्स थे? तो कितने क्रोमोटेट्स थे ये आपको बताना है। तो हम 126 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन्स रोग में एंटीबॉडीज हमारे किन कोशिकाओं के विरुद्ध बनती है? तो एडिसन्स रोग में एंटीबॉडीज हमारे किन कोशिकाओं के विरुद्ध बनती है? तो 127 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो एडिनल कोशिकाएं, ए वाला इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेढक के भ्रूण का ग्रे क्रिसेंट शरीर के किस भविष्य भाग को दर्शाता है? 128 नंबर की बात करें तो विकास के भ्रूण के एंटीरियर पक्ष को बिल्कुल गलत, विकासशील भ्रूण के पोस्टीरियर पक्ष को बिल्कुल गलत, विकासशील भ्रूण के वेंट्रल पक्ष को ये भी रॉन्ग है, विकासीय भ्रूण के डॉर्सल पक्ष को, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 128 नंबर का।
चलिए 129 नंबर देखते हैं। 129 नंबर पे क्या दे रखा है। 129 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा वाक्य क्लीवेज विभाजन के बारे में ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है वो आपको बताना है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। देखो तीसरा पढ़ते हैं, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। भ्रूण की मात्रा तेजी से बढ़ती है क्योंकि कोशिकाओं की मात्रा बढ़ रही है। ये जो है ये गलत है। ये जो है गलत है। भ्रूण की मात्रा तेजी से बढ़ती है क्योंकि कोशिकाओं की मात्रा बढ़ रही है, यही रॉन्ग है और रॉन्ग वाला ही हमें पकड़ना था। अगला क्वेश्चन 130 नंबर। एक जीवित जीवाश्म वह है जो, एक जीवित जीवाश्म क्या है, एक जीवित जीवाश्म वह है जो एक लंबे अरसे से बिना परिवर्तन के जीवित है। इस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, सी के साथ। एक लंबे अरसे से बिना परिवर्तन के जीवित है। लगभग जीवित हालात में ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन समझिए 131 नंबर क्वेश्चन। दूर समूह के भ्रूण अक्सर निकट समानता दिखाते हैं। एक विकासवादी सिद्धांत जो इससे संबंधित है, जो इससे संबंधित है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस गलत है। प्रजाति की उत्पत्ति ये भी गलत है। शरीर रचना विज्ञान ये भी नहीं है। तो है पुनर्पातन, पुनरावर्तन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, पुनरावर्तन का सिद्धांत इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ब्रेन एक्टोडर्म से विकसित होती है, ब्रेन एक्टोडर्म से विकसित होती है, ये तो बिल्कुल सही है। पाचन तंत्र एंडोडर्म से विकसित होता है, ये भी सही है। हड्डियाँ मीजोडर्म से विकसित होती हैं, ये भी सही है। लेकिन नोटोकार्ड एक्टोडर्म से विकसित होती है, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर है ए, क्योंकि वो नेगेटिव पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन समझिए। परिफुस्फुस दोहरी झिल्ली थैली बनाता है जो मस्तिष्क को घेरता है, बिल्कुल गलत है। किडनी को घेरता है, नहीं। नाक की नली की सतह को घेरता है, नहीं। फेफड़ों को घेरता है। फुफ्फुस दोहरी झिल्ली थैली बनाता है जो क्या है, फेफड़ों को घेरता है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान है ये क्या है, एल्वियोली करती है। कौन, एल्वियोली करती है। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कौन करता है, एल्वियोली। डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। 135 नंबर जो क्वेश्चन है इसे आप देख लो। यदि एक मनुष्य समुद्री तट से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है, यदि एक मनुष्य कहाँ से, समुद्री तट से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो क्या होगा। जब वो एवरेस्ट की चोटी पर जाएगा, मनुष्य समुद्री तट से एवरेस्ट की चोटी पर जाएगा तो उसकी जो श्वसन दर है और हृदय गति है ज़्यादा होगी। श्वसन दर और हृदय गति दोनों ज़्यादा होगी। 136 नंबर क्वेश्चन समझिए आप। झिल्ली की फास्फोलिपिड्स 2 परत में होती है। झिल्ली की फास्फोलिपिड्स 2 परत में होती है जब दोनों तरफ जल होता है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों होगा, उनके असंतृप्त बसीय अम्ल होने के कारण, बिल्कुल गलत है। उनमें संतृप्त तथा बसीय अम्ल दोनों होने के कारण की वजह से, ये भी गलत है। उनमें कोलेस्ट्रॉल का फास्फोलिपिड के साथ, बिल्कुल गलत। तो हो जाएगा उनके उभयधर्मी होने की वजह से। हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे किसी भी जीन का एक डिप्लॉयड प्राणी है, किसी भी जीन का एक डिप्लॉयड जो प्राणी है वो हो जाएगा 2 एलील होंगे। क्या होंगे, 2 एलील होंगे। किसी भी जीन का एक डिप्लॉयड प्राणी में क्या होगा, एक डिप्लॉयड प्राणी में 2 एलील होंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक की बात कर रहा है। तो जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य उत्पादक हैं वो कौन से हैं। तो एक ऑप्शन हमने अभी पढ़ा था, उसमें आया था फाइटोप्लैंक्टन और जूफलोप्लैंक्टन, ये वाला जो ऑप्शन आया था तो यही सही है। जल
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य जो उत्पादक हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाती है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाती है किस जगह पर, ये आपको बताना है। मुख गुहा में नहीं, किडनी में नहीं, आंत में नहीं, फिर जिगर में। तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाती है जिगर में। प्रोटीन अपचय का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रोटीन अपचय का अगर हम अंतिम उत्पाद की बात करें तो भैया यूरिया तो होगा नहीं। प्रोटीन अपचय का अंतिम उत्पाद यूरिक एसिड भी नहीं होगा, ग्लूटामिन भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? अमोनिया। प्रोटीन अपचय का अंतिम जो उत्पाद है वो है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 141, चलिए 141 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अवायवीय श्वसन में यानी पारुविक अम्ल के 2 अणुओं में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने पर कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, ये आपको बताना है। आपसे पूछ रहा है अवायवीय श्वसन में यानी पारुविक अम्ल के 2 अणुओं में ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होगा? तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, जाएंगे 2। कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 142 नंबर समझिए आप। 142 भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मैंने आपके लिए यूपी कैडेट की प्लेलिस्ट बना दी है, यूपी कैडेट की प्लेलिस्ट पे जाके आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए यूपी कैडेट की मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना दी है और सारी की सारी टेस्ट सीरीज यूपी कैडेट के ही प्लेलिस्ट पे आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री है। तो एक एक वीडियो करके आप देख सकते हैं यूपी कैडेट की सारी प्लेलिस्ट, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 142 नंबर। चेक करिए, एएमपी निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा एएमपी में परिवर्तित होता है? 142 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा एडेनाइल साइक्लेज। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकाओं में किसका विभाजन वयस्क जीवों में नहीं होता? अब देखो नहीं होता यानी यहाँ पे नेगेटिव वाला आपसे पूछ रहा है। कौन सा वाला पूछ रहा है बेटा? नेगेटिव वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो नेगेटिव वाला पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कोशिकाओं में किसका विभाजन वयस्क जीवों में नहीं होता है? तो प्राथमिक जनन कोशिकाओं का होता है, आंत उपकला का भी होता है, कॉर्निया उपकला का भी होता है, लेकिन जो न्यूरॉन है इसका नहीं होता। नेगेटिव वाला ही आपसे पूछ रहा था। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अब देखिए 143 का बी हो गया। 144 नंबर क्वेश्चन समझो। 144 नंबर पॉलीसोम। तो पॉलीसोम का है, देखिए पॉलीसोम कई राइबोसोम मैसेंजर आने पर लगे होने को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉलीसोम कई राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर लगे होने को कहा जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन की ओर देखते हैं, कई न्यूक्लियोसोम के साथ एक साथ लगे होने को कहा जाता है, बिल्कुल गलत। कई लाइसोसोम के साथ एक साथ जुड़ जाने को कहा जाता है, ये भी गलत है। कोशिका विभाजन के समय कई सेंट्रोसोम के एक साथ होने को कहा जाता है। तो हम पहले वाले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। कई राइबोसोम जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए पर लगे होने को कहा जाता है, क्या? पॉलीसोम। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। 145 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक कोशिका कब वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हेप्लॉइड हो जाती है? 145 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विभाजन की समाप्ति पर? नहीं। पैचिटीन में पुनर्संयोजन के समय? नहीं। डाइकाइनेसिस में चार्ज मेटा टर्मिनेशन के दौरान? बिल्कुल नहीं। प्रथम विभाजन की समाप्ति पर? क्या है? प्रथम विभाजन की समाप्ति पर। एक कोशिका कब वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हेप्लॉइड जब हो जाती है? तो प्रथम विभाजन की समाप्ति पर। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 146 नंबर देखिए। 146 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ऑर्गेनेल्स में से किसमें अम्ल हाइड्रोलेस पाया जाता है? तो हाइड्रोलेस किसमें पाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं,
पर ऑक्सीसोम बिल्कुल नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी नहीं, लाइसोसोम। किसमें? लाइसोसोम में। निम्न ऑर्गेनेल्स में किसमें अम्ल हाइड्रोलिस पाया जाता है? तो लाइसोसोम के साथ हम चले जाएंगे। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज़्यादातर झिल्ली लिपिड का संश्लेषण करती है। ज़्यादातर झिल्ली लिपिड का संश्लेषण करती है। ए ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक झिल्ली पर होता है, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोलस में होता है, सी ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक झिल्ली पर होता है और डी ऑप्शन है न्यूक्लियस में होता है। 147 अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ज़्यादातर झिल्ली लिपिड का संश्लेषण जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक झिल्ली पर होता है। सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए क्या कह रहा है? 3 अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बॉन्डों द्वारा जुड़ी श्रृंखला को कहते हैं। 3 अमीनो अम्लों की पेप्टाइड बॉन्डों द्वारा जुड़ी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो 1 2 3, 3 का मतलब होता है ट्राई पेप्टाइड कहते हैं। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर के उन अंगों के नाम चयन कीजिए जो टी सेल तथा बी सेल के धनी हों। टी सेल और बी सेल के धनी हों। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, जिगर तथा गाल ब्लेडर बिल्कुल नहीं, मस्तिष्क और मेरुदंड बिल्कुल नहीं, टी सेल और बी सेल के धनी की बात कर रहा है तो छोटी आंत बड़ी आंत बिल्कुल नहीं। हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, पीलिया और लिम्फ नोड हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक एलार्जिक रिएक्शन का प्रारंभ किस प्रकार की एंटीबॉडी द्वारा होता है? ठीक है, तो IgM वर्ग, IgA वर्ग, IgE वर्ग और IgG वर्ग। तो एक एलर्जिक रिएक्शन का प्रारंभ किस एंटीबॉडी द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो IgE वर्ग द्वारा होता है। सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट पेपर का सेट है, नेक्स्ट पेपर का सेट है ये अगला सेट, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को समझिए आप। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरित पौधों में प्रकाश प्रणाली फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र है। P680, बी ऑप्शन है P690, P700 या P780। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो देखिए हरित पौधों में प्रकाश प्रणाली फर्स्ट का अभिक्रिया जो केंद्र है वो हो जाएगा P700, यानी सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। प्रकाश शोषण में शामिल अंग हैं। देखिए प्रकाश शोषण में शामिल अंग की बात कर रहा है वो, तो प्रकाश शोषण में शामिल अंग कौन से हैं? पहला ऑप्शन है गिलाय, ऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीसोम और ग्लायो ऑक्सीसोम। ठीक है, जहाँ ग्लायो ऑक्सीसोम है तो समझ लो वो ऑप्शन होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, पर ऑक्सीसोम, ग्लाय ऑक्सीसोम इसमें भी है, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीसोम। प्रकाश शोषण में शामिल जो अंग हैं वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीसोम हैं। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइडेथोड़ के द्वारा जल निस्तरण की प्रक्रिया को जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है? प्रस्वेदन जी नहीं, रिसना जी नहीं, वाष्पन नहीं, गुटेशन। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक प्रौद्योगिकी में नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक प्रौद्योगिकी में नहीं किया जाता है? तो 104 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। एस्परजिलस का किया जाता है, एजोटोबैक्टर का भी किया जाता है, राइजोबियम का भी किया जाता है, लेकिन एस्चेरिचिया इसका नहीं किया जाता है। नेगेटिव वाला आपसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। मेथेन बायोगैस मेथोजेनिक जीवाणु द्वारा किसके अंतर्गत उत्पन्न होता है? तो 105 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। मेथेन है, मेथेन बायोगैस मेथोजेनिक जीवाणु द्वारा किसके अंतर्गत उत्पन्न होता है? तो हम इसमें जाएंगे अवायवीय स्थिति में।
अवायुजीवी स्थिति में 105 में बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अधिकतम प्रोटीन मात्र किस शैवाल में मौजूद है। ठीक है, अधिकतम प्रोटीन मात्र किस शैवाल में मौजूद होता है। तो सीने डिस्मस बिल्कुल गलत, क्लेमाइडोमोनास जी नहीं, क्लोरोला में तो बिल्कुल नहीं, और क्या हो जाएगा स्विफ्टरुलिना। इसमें हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। अगला है केला फल। केला फल के लिए कौन सा सत्य नहीं है। देखो सत्य नहीं कह रहा है, ठीक है, सत्य नहीं कह रहा है, इसलिए क्या है, केला फल के लिए कौन सा सत्य नहीं है। अनिषेक फल या निषेचन के बिना विकास या बीज रहित फल, ये तो बिल्कुल सब सत्य है। असत्य फल है ये, असत्य फल। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 108 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, शैवाल समूह जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता। अब देखो शैवाल समूह जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है तो वो नील हरित शैवाल है या हरा शैवाल है या भूरा शैवाल है या लाल शैवाल है। तो शैवाल समूह जिनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता ये है नील हरित शैवाल। अगला जो क्वेश्चन है, अनुवांशिक परिष्कृत किस्म का उदाहरण है। अनुवांशिक परिष्कृत किस्म का उदाहरण है। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ये हो जाएगा IR8 या सोनालिका, बी ऑप्शन है गोल्डन राइस, सी ऑप्शन है IR36। तो हो जाएगा गोल्डन राइस। क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस, सी ऑप्शन। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करते हुए उत्पन्न प्रथम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, तो हम इसमें जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, इंसुलिन। जब श्वसन में वसा का प्रयोग किया जाता है, श्वसन लब्धि RQ होती है, यानी जब श्वसन में वसा का प्रयोग किया जाता है तो जो RQ होती है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। जब श्वसन में वसा का प्रयोग किया जाता है तो RQ जो होती है वो 0.7 होती है। कितनी, 0.7। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले वाले सेट में मैंने कराया था। अर्धसूत्री बहन के पूर्वावस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज पूछ रहा है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आती है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसका मतलब बी ऑप्शन वाला हमारा बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट है फ्लोएम का कार्य। अब देखो यहाँ पे फ्लोएम का कार्य पूछ रहा है, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों के कार्य आपको पता होने चाहिए। फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम है सुगर का परिवहन, यानी डी ऑप्शन। जल हेतु ऊतक का संबंध संचालन, खनिजों के लिए ऊतक संचालन या पौधों को यांत्रिक शक्ति उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है टमाटर कुल से है। टमाटर कौन से कुल से है, कुल का मतलब है फैमिली। 114 है, टमाटर किस कुल से है, तो यह है सोलेनेसी से। किससे, सोलेनेसी। श्वसन मूल पाया जाता है। श्वसन मूल जो है वो किस में पाया जाता है, श्वसन मूल पाया जाता है राइजोफोरा में। किसमें, राइजोफोरा में। बायरायण में होता है, देखिए बायरायण में होता है केवल प्रोटीन, केवल डीएनए, केवल आरएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए या आरएनए। 116 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो केवल आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन है 117वां, जैव नियंत्रण अभिक्रमक के रूप में प्रयुक्त कवक है। जैव नियंत्रण अभिक्रमक के रूप में प्रयुक्त कवक है वो कौन सा है, फ्यूरेसेरियम, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम या फोमा। 117 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। अगर मैं 117 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो हम इसमें जाएंगे ट्राइकोडर्मा के साथ। किसके साथ जाएंगे, ट्राइकोडर्मा के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की लवणता लगभग होती है। तो जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल की लवणता कितनी होती है, तो महासागरीय जल की लवणता जो है वो 3 से 4% होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 119 नंबर भी आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ आपको। तो आप अपना लेवल जांच लो, आपकी तैयारी कैसी हो गई ये भी आप देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, या चल ही गया है, देख रहे हो आप। 119, वर्ष 2016 के दौरान CO2 का सांद्रता लगभग है। वर्ष 2016 की बात करें, CO2 की जो सांद्रता की बात करें वो 400 ppm है। नेक्स्ट है एक हरित गृह गैस है। तो हरित गृह गैस कह रहा है, तो हरित गृह गैस कौन सी हो जाएगी? मेथेन। कौन सी हो जाएगी? मेथेन। ठीक है। अगर इसकी आपको ट्रिक लेना है तो ट्रिक है इसकी ओ मीना का जलवा। क्या है ट्रिक इसकी? मैंने बना रखी है ट्रिक, ओ मीना का जलवा। ओ मीना का जलवा, ये इसकी ट्रिक है। यानी ओजोन, ठीक है, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये हरित गृह गैसेस हैं। अगला है झूम खेती को आमतौर पर जाना जाता है। तो झूम खेती को आमतौर पर जाना जाता है, इसके लिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें 121 नंबर की, तो देखिए पुनर्वनीकरण के रूप में जी नहीं, निवर्णीकरण के रूप में नहीं, वन संरक्षण के रूप में नहीं। झूम खेती को आमतौर पर जाना जाता है कटाव और जलाव खेती के रूप में, झूम खेती। ठीक है। नेक्स्ट, झूम खेती कहाँ होती है? तो आपको बता दें ये होती है मेघालय। कहाँ? मेघालय। कवक द्वारा उत्पन्न पादप हार्मोन। तो कवक द्वारा जो उत्पन्न पादप हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑक्सिन नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, एथाइलिन नहीं है। कवक द्वारा जो उत्पन्न पादप हार्मोन है ये हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। 123 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जीन के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त प्लाज्मिड वेक्टर है। तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, TI हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब देखिए चावल अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ रहा है, तो चावल अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है रोग प्रतिरोधक ब्रासिका की किस्म है। तो रोग प्रतिरोधक जो ब्रासिका की किस्म है, पूसा शुभ्रा, पूसा कोमल, पूसा सदाबहार, जी नहीं। तो इसमें है रोग प्रतिरोधक ब्रासिका की किस्म जो है वो है पूसा स्वर्णिम, यानी बी ऑप्शन भी इसमें सही होगा। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ऊपर देखिए बॉटनी के थे, अब फिर से आपके जूलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो गए। 126 नंबर क्वेश्चन समझो आप। प्रतिदंश द्वारा सांप काटने के उपचार का उदाहरण है। सांप काटने के उपचार का क्या उदाहरण है? तो इसमें हम जाएंगे त्रिम रूप से प्राप्त प्रतिरक्षा के साथ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्णकों में प्रकाश ग्राही घटक है। तो प्रकाश वर्णकों में प्रकाश ग्राही जो घटक है वो कौन सा? ए ऑप्शन है ऑप्शन, बी ऑप्शन है आर ट्रांस रेटिनल, नेक्स्ट है 11 सिस रेटिनेनल और 11 सिस रेटिनेनल। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 128। हमारे शरीर में सर्केडियन आपतन नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में सर्केडियन आपतन नियंत्रण होता है। ए ऑप्शन है मेलेटोनिन द्वारा, बी ऑप्शन है THS द्वारा, सी ऑप्शन है ADH द्वारा और डी ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा। अगर हम 128 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, हमारे शरीर में सर्केडियन आपतन नियंत्रण होता है तो वो होता है मेलेटोनिन द्वारा, यानी ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। अगर हम क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन शीत का निर्माण होता है। 129 क्या कह रहा है? मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन शीत का जो निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? स्वान कोशिकाओं द्वारा या फिर एस्ट्रोसाइट्स द्वारा, माइक्रोगेलिया द्वारा या ओलिगोडेंड्रोसाइटस द्वारा।
ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, तंत्र का आवेग के संचालन के दौरान एक्शन पोटेंशियल विकसित होता है। तो देखिए इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। Na पॉजिटिव है यानी सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के भीतरी प्रवाह और K पॉजिटिव के बाहरी प्रवाह। ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 131, लाल रक्त कोशिकाओं में 2-3 बिसफास्फोग्लिसरेट के बड़े स्तर के कारण हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का आकर्षण क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समाप्त होता है या प्रभावित नहीं होता? तो बढ़ता तो है नहीं, समाप्त भी नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, यानी घटता है। लाल रक्त कोशिकाओं में 2-3 बिसफास्फोग्लिसरेट के बड़े स्तर के कारण हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का आकर्षण है वो घटता है। 132, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन समझिए 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में CO2 का अधिकांश भाग प्रभावित होता है। तो रक्त में CO2 का अधिकांश भाग जो है वो प्रभावित होता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। पहला ऑप्शन यही है आपका। दूसरा ऑप्शन है कार्बोमिनो प्रोटीन के रूप में। सी ऑप्शन है प्लाज्मा में CO2 के विलयन के रूप में। और डी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट के रूप में। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, रक्त में CO2 का अधिकांश भाग जो प्रभावित होता है वो है बाइकार्बोनेट के रूप में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन समझिए। भ्रूणीय विकास के दौरान होने वाला विदलन विभाजन सामान्य सूत्री विभाजन से भिन्न होता है। सामान्य सूत्री विभाजन से क्या होता है? भिन्न होता है। किसमें? भ्रूण के आकार को ना बढ़ाते हुए या भ्रूण में केंद्रक की संख्या को ना बढ़ाते हुए मानव, सी ऑप्शन देखिए, मान केंद्रक विभाजन कराते हुए, ना कि कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा। भ्रूण के आकार को ना बढ़ाते हुए तथा केंद्रक की संख्या को भी ना बढ़ाते हुए। इसमें हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, भ्रूण के आकार को ना बढ़ाते हुए। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है आपकी, लेकिन कोई बात नहीं है, सारे के सारे साइड में आपको करा दूंगा। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में BHU के अंतर्गत एजी एंट्रेंस के जो उतने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जूलॉजी बॉटनी के, सारे के सारे मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो अंत तक आप बने रहिए। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यह भी कहा जाता है। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज बोलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा एक आवश्यक बसीय अम्ल नहीं है? देखो यहाँ पे बसीय अम्ल की बात कर रहा है, तो लिनोनिक एसिड है और लिनोनिक एसिड ये भी है, एराकिनोडिक एसिड ये भी है, स्टेरिक एसिड नहीं है। आवश्यक बसीय अम्ल नहीं है तो नहीं वाला जो है वो स्टेरिक एसिड है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। हिक्कोकाइनेज जो ATP तथा ग्लूकोज के बीच अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उदाहरण है। 136 नंबर उदाहरण है, ए ऑप्शन है ऑक्सीडोरिक्टेज का, सी ऑप्शन है लाइएज का और डी ऑप्शन है लाइगेज का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसफेरेज का। ईस्ट में अवायुजीवी क्या कह रहा है? ईस्ट में अवायुजीवी अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद। तो ईस्ट में अवायुजीवी अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस का पूछ रहा है अंतिम उत्पाद, तो इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से किसमें पुर्तगीज मैन ऑफ बार कहते हैं? निम्न में से किसे पुर्तगीज मैन ऑफ बार कहते हैं? 138 नंबर क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है फाइसेलिया। क्या है? फाइसेलिया। पुर्तगीज मैन ऑफ बार कहते हैं फाइसेलिया के लिए। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन है।
139 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जहरीले सर्प में विषदंत परिवर्तित होते हैं। तो जहरीले सर्प में विषदंत जो परिवर्तित रूप हैं वो कौन से हैं? जहरीले सर्प में विषदंत परिवर्तित रूप है जंबिका दांत। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जंबिका दांत वाला। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, न्यूक्लियोसोम बनता है। तो डायरेक्ट समझ लो न्यूक्लियोसोम बनने की बात कर रहा है, तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिस्टोन तथा डीएनए 140 बीपी। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखो, मेंडेल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण द्वारा प्रकट होता है? तो मेंडेल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण द्वारा प्रकट होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शरीर में अपने उत्पत्ति के स्थान से दूसरे स्थान तक कैंसर कोशिकाओं के प्रव्रजन को क्या कहा जाता है? 142 नंबर क्वेश्चन, तो मेटास्टेसिस। ए ऑप्शन इसके साथ जाएंगे हम, ए ऑप्शन के साथ मेटास्टेसिस। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो आपकी काफ़ी लंबी हो रही है। 143 नंबर, ट्रांसजेनिक पौधों को उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक वेक्टर के रूप में निम्न में किसको काम में लाया जाता है? अगर हम 143 की बात करें तो हो जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियल। डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिंग का विकास निम्न में से किसी एक के लिए आवश्यक है। तो लिंग का विकास निम्न में से किसी एक के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो लिंग का विकास निम्न में से किसी एक के लिए आवश्यक है वो है विभिन्नता की उत्पत्ति के लिए। विभिन्नता की उत्पत्ति के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाले पहले आकशेरुकी प्राणी। यानी पहले आकशेरुकी प्राणी बताइए जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाले थे, जो सबसे पहले दिखाई दिए थे। तो अगर हम 145 नंबर की बात करें तो ऑस्ट्राकोडर्म। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्राकोडर्म। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? तो उल्टा नहीं हो सकता ये आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। मैंने बताया था ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं हो सकता। तो यही वाला सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विपद नामावली की अवधारणा, तो द्विपद नामावली की जो अवधारणा है वो कैरोलस लीनियस की है। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग श्रेणी का है। तो कौन है भी शुतुरमुर्ग श्रेणी का, ये आपको बताना है। स्तनी वर्ग है या सरीसृप वर्ग है या ऑर्कियोप्टेरिक्सिया वर्ग है या फिर पक्षी वर्ग है। तो शुतुरमुर्ग श्रेणी का है पक्षी वर्ग। कौन है? पक्षी वर्ग जो है वो शुतुरमुर्ग श्रेणी का है। अगला है, स्तनी वर्ग की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है? 149 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है, 149 और 150। तो इसमें हो जाएगा स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। अगला है, एक्सोलोटल लार्वा है। तो एक्सोलोटल लार्वा क्या है? एक्सोलोटल लार्वा क्या एम्फीस्टोमा है या फिर गोल कृमि? यहाँ पे है गोल कृमि, यहाँ पे गोल, यहाँ पे जो बी ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा है गोल कृमि। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी है एम्फीऑक्सस और डी है रेशम कीट का। तो एक्सोलोटल जो लार्वा है वो है एम्फीस्टोमा का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके भी 150 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। अभी देखिए और सेट बचे हैं, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए क्या है, वही आ गई वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का 101वां क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है 101 नंबर, इसे आप समझो। 1845 क्या लिखा है? ये 1845 है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या कह रहा है ये। हाँ, ये 1845 की आयरिस का अकाल किसके कारण हुआ था? तो 1845 की आयरिस का अकाल किसके कारण हुआ था ये आपको बताना है। तो 101 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अल्टरनेरिया सोलेनेली या सेंट्रीटियम एंडोबायोटिकम, ये भी नहीं है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जी नहीं। तो है फाइटोथेरा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है भ्रूण अनुपस्थित होता है। तो जो भ्रूण है, भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है शैवाल के अंदर। शैवाल में भ्रूण जो है वो अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है एक लक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लक्षण जो सभी टेरिडोफाइटस में पाया जाता है वह है। एक लक्षण जो सभी टेरिडोफाइटस में पाया जाता है तो वह है, वह कौन सा है? तो एक लक्षण है जो सभी टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है तो वो है बीजाणुओं की अनुपस्थिति। टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है फर्न का स्पर्म होता है। तो जो फर्न है, फर्न का स्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? तो आपको ये भी डायरेक्ट याद रखना है, जो फर्न है, फर्न का जो स्पर्म होता है वो बहुपक्षमीय होता है। कैसा होता है? बहुपक्षमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्न का स्पोरेजेनियम प्रस्फुटित होता है। तो ए ऑप्शन है एनुलस से, बी ऑप्शन है स्टोमियम से, या सी ऑप्शन है ऑस्टियोल पर, और डी ऑप्शन है अपर कूलम पर। 105 का करेक्ट आंसर बताना है। फर्न का स्पोरेंजियम प्रस्फुटित होता है स्टोमियम पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंख युक्त परागण पाए जाते हैं। तो जो पंख युक्त परागण हैं वो पाए जाते हैं आपके पाइनस के अंदर। पंख युक्त जो परागण कहाँ पाए जाते हैं? पंख युक्त परागण जो पाए जाते हैं वो पाइनस के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? पाइनस के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आवर्तबीजी पौधों में द्विगुणित संख्या 36 है। कितनी? द्विगुणित संख्या 36 है। तब इसके भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। 107 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। एक आवर्तबीजी की बात कर रहा है। एक आवर्तबीजी में द्विगुणित संख्या 36 है, तब इसके भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें सी ऑप्शन की बात कर रहा है। एक मिनट देखते हैं क्या कह रहा था। यदि एक आवर्तबीजी में द्विगुणित संख्या कितनी है? 36 है, तब इसके भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की जो संख्या हो जाएगी वो 54 हो जाएगी। कितनी? 54 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। पर ऑक्सीसोम किससे संबंधित है? तो पर ऑक्सीसोम, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पर ऑक्सीसोम किससे संबंधित है? प्रकाश शोषण से संबंधित है। पर ऑक्सीसोम किससे संबंधित है? प्रकाश शोषण से संबंधित है। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल्स जो की होती है, किसकी? टोनोप्लास्ट रिक्तका की होती है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्रैप्स वक्र घटित होता है। तो क्रैप्स वक्र किसमें? क्रैप्स वक्र घटित होता है तो किसमें घटित होता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्रैप्स वक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 111 नंबर क्वेश्चन। C4 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही होता है। तो C4 पौधों में प्रथम CO2 जो ग्राही होता है ये हो जाएगा फास्फोइनॉल पिरुवेट। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। नागफनी के कांटे किसके रूपांतरण होते हैं? तो नागफनी के कांटे आपको बताना है किसके रूपांतरण होते हैं? ये पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। नागफनी के कांटे किसके रूपांतरण होते हैं? पत्तियों के रूपांतरण होते हैं।
नारियल यानी कोकोनट का फल होता है। तो जो कोकोनट का वो फल होता है ये बिल्कुल सिंपल है, ड्रुप होता है। क्या होता है? ड्रुप। नारियल का फल होता है ड्रुप। 114 नंबर क्वेश्चन समझो। अनुपड़ का रूपांतरण टेंड्रल में हो जाता है। तो अनुपड़ का रूपांतरण टेंड्रल में हो जाता है। 114 नंबर की बात करें तो स्माइलैक्स में। किसमें? स्माइलैक्स में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुमंग शाखाओं में बटे होते हैं। तो पुमंग जो शाखाओं में बटे होते हैं किसमें? यूफोरबिया में। यूफोरबिया में जो पुमंग है वो शाखाओं में बटे होते हैं किसमें? यूफोरबिया में। 115 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ और ये फिर से रिवाइज हो गया। निम्न में से किसकी जड़ों में बेलामिन पाया जाता है? तो किसकी जड़ों में बेलामिन पाया जाता है? ऑर्किड्स की। किसकी? ऑर्किड्स की। ये भी क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ है। 117 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जेनेरिक कोड में समाप्त करने वाला कोडान। तो मैंने बताया था AUG। क्या मैंने बताया था आपको? समाप्त होने वाला कोडान मैंने बताया था AUG। अब AUG ढूंढिए किसमें है? ये है UGA। इसने इसमें उल्टा कर दिया, UAG कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 118 नंबर। निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइट्स है? तो निम्न में से एक ब्रायोफाइट्स आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका रिवाइज हुआ है। तो इसमें हम जाएंगे बॉग मॉस। क्या है? बाग मॉस। यानी निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइट है? तो बॉग मॉस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ये नहीं हुआ है रिवाइज ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। DNA से मैसेंजर RNA को सूचना का स्थानांतरण कौन करता है या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है DNA से मैसेंजर RNA को सूचना का जो स्थानांतरण कहलाता है वो ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रभावितता अनुपस्थित रहती है। अगर हम पूर्ण प्रभावितता अनुपस्थित रहती की है की बात करें 120 की तो हो जाएगा मिराबिलिस जलापा में। किसमें? मिराबिलिस जलापा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर। अल्नस की जड़ों में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किसके द्वारा होता है? तो जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना ये अल्नस की जड़ों की बात कर रहा है। अल्नस की जड़ों में नाइट्रोजन का जो स्त्रीकरण किसके द्वारा होता है? वो होता है फैन क्रिया। यानी डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। कौन सा एंजाइम दो DNA टुकड़ों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो दो DNA टुकड़ों को जोड़ने में सहायक होता है या प्रयुक्त होता है? तो वो है लाइगेज। क्या हो जाएगा? लाइगेज। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। कीट भक्षी पौधे उस मृदा में उगाते हैं जिसमें कमी होती है। किसकी कमी होती है? तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन की कमी होती है। 123 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 124 नंबर क्वेश्चन। बसीय पदार्थों का RQ समानता होता है। तो जो बसीय पदार्थ होते हैं, फैटी वाले जो पदार्थ होते हैं, इनका जो RQ होता है वो 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है। कौन सा पिरामिड सर्वदा सीधा होता है? तो भैया ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए चलते हैं जूलॉजी की ओर। तो जूलॉजी के क्वेश्चनों को समझेंगे। 126 नंबर। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। भैया किस में जाके होता है ये आपको बताना है। तो ये होगा लीवर में। किसमें? लीवर में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा लीवर में। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन अंततः अमीनो एसिड में पचता है। जो प्रोटीन है प्रोटीन अंततः अमीनो एसिड में पचता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एकरत, अमाशय, आत्र, ल्यूमिनेल कोशिका और आत्र ल्यूमेन में। अगर हम इसकी बात करें प्रोटीन अंततः अमीनो एसिड में पचता है तो आत्र ल्यूमेन यानी डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है अवायुजीवी श्वसन अर्थात पारुविक एसिड के 2 अणुओं में ग्लूकोज के 1 अणु टूटने में ATP अणुओं का शुद्ध लाभ है। तो ये आपसे पूछ रहा है 128 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा 2, डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है एंजाइम द्वारा ATP से चक्रीय AMP संश्लेषित होता है जिसे कहा जाता है।
रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियोज कहा जाता है, या एडिनाइल साइक्लेज, या फास्फोडाई स्टीरेज, या फिर एटीपेज। 129 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। अगर हम 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कोशिका प्रकारों में कौन सा एक वयस्क जीव में विभाजित नहीं होता। तो वयस्क जीव में विभाजित नहीं होता ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें है प्रमुख जनन कोशिका, या फिर न्यूरॉन, या आंत्र उपकला, या फिर कॉर्निया उपकला। अगर हम 130 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न कोशिका प्रकारों में कौन सा एक वयस्क जीव में विभाजित नहीं होता, तो वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। पॉलीसोम कई है, तो पॉलीसोम कई है क्या है? पॉलीसोम कई है राइबोसोम अकेले mRNA से जुड़ा होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 132 नंबर क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्रण के दौरान जब कोशिका वास्तव में अगुणित हो जाती है तब क्या होता है? दूसरे विभाजन के अंत में, या फिर पैचिटिन में पुनर्संयोजन के दौरान, या फिर पारगतिक क्रम में विभेदिका समापन के दौरान, या फिर कह रहा है पहले विभाजन के अंत में। तो ये वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले विभाजन के अंत में। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन समझो आप। निम्न जीवों में कौन सा एक जीव एसिड हाइड्रोलाइसिस में भरपूर होता है? अगर हम इसमें निम्न में से कौन सा जीव एसिड हाइड्रोलाइसिस में भरपूर होता है तो वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश झिल्ली लिपिड संश्लेषित होती है। अधिकांश झिल्ली लिपिड संश्लेषित होती है तो ये होते हैं चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अधिकांश झिल्ली लिपिड संश्लेषित होते हैं चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। क्वेश्चन नंबर 135। 135 देखिए आप। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े 3 अमीनो एसिड की श्रृंखला को कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े 3 अमीनो एसिड की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ट्राइपेप्टाइड के रूप में। ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर का अंग जो T और B कोशिकाओं से भरपूर है, तो T और B कोशिकाओं से जो भरपूर है वो कौन सा है? तो वो है पीलिया और लस्का ग्रंथि। पीलिया और लस्का ग्रंथि है। ये 2 अंग ऐसे हैं बॉडी के जो T और B कोशिकाओं से भरपूर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 137। प्रत्युजरता संबंधी प्रतिक्रिया निम्न में से किसके रोग प्रतिकारक द्वारा आरंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 137। तो ये हो जाएगा IgE समूह। क्या हो जाएगा? IgE समूह, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, क्योंकि BHU के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, सभी पेपरों से मैंने जूलॉजी और बॉटनी के ये क्वेश्चन निकाले हैं। 138 नंबर क्वेश्चन, यदि कोशिका में सूची अंत्यावस्था के पूरा होने के ठीक बाद गुणसूत्र के 23 जोड़े हैं तो मध्यावस्था यानी मेटाफेज में कितने क्रोमेटिड्स उपस्थित होंगे? क्वेश्चन नंबर 138 आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 92, 92। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण मेढक भ्रूण का धुंधला अर्धचंद्राकार भविष्य को प्रदर्शित करता है। मेढक भ्रूण का धुंधला अर्धचंद्राकार भविष्य को प्रदर्शित करता है। जल्दी से कमेंट करिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 139 अगर हम बात करें इसमें तो बढ़ रहे भ्रूण का पृष्ठ पक्ष, बढ़ रहे भ्रूण का क्या हो जाएगा? पृष्ठ पक्ष बिल्कुल सही है। 140 नंबर क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव पूछा है। निम्न में से कौन सा एक विदलन विभाजन के लिए सुसंगत नहीं है?
तो नहीं वाला पूछा है। तो देखिए, भ्रूण धीरे धीरे आकार में बढ़ता है जैसे जैसे कोशिका संख्या बढ़ती है। इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 140 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखो, हेन सेन की संधि निम्न में से किसके पाचन के दौरान बनती है। तो हेन सेन की संधि की बात कर रहा है, हेन सेन की संधि निम्न में से किसके पाचन के दौरान बनती है, तो वो है पक्षियों के। अगला क्वेश्चन चलिए 142 नंबर देखिए आप। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवित जीवाश्म होता है। तो जीवित जो जीवाश्म होता है, जीव जो लंबे अवधि में काफ़ी विकासात्मक परिवर्तनों के बिना जीवित रहते हैं। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, कशेरुका समूह का भ्रूण से काफ़ी समानता दिखती है। विकासवादी सिद्धांत जो इस पहलू से संबंधित है जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिवाइज क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पिछली बार जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराया था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हम जाएंगे पुनरावर्तन का सिद्धांत, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला पूछ रहा है, अब आपको गलत बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। तो पृष्ठ रज्जु उत्पत्ति में बहिर्जन स्तरीय होता है, ये वाला जो है वो नेगेटिव है, ये गलत है। बकाया तीनों ये वाले सही हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का मुख्य स्थान है। फेफड़े हैं, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का प्रमुख स्थान है। तो अगर हम 145 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एलियोली, ये भी क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ है। डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि व्यक्ति समुद्री तट से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो क्या होगा, इसका श्वसन और हृदय की धड़कन बढ़ेगी, यानी दोनों चीज़ें क्या हैं, बढ़ेंगी। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 147 नंबर क्वेश्चन, झिल्ली फास्फोलिपिड द्विपरत बनाता है जब दोनों तरफ पर जल उपलब्ध होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसके उभयचरी प्रकृति के कारण, बी ऑप्शन है संतृप्त बसीय अम्ल की उपस्थिति के कारण, सी ऑप्शन है इसके पुच्छ संतृप्त तथा असंतृप्त बसीय अम्ल की उपस्थिति के कारण, और डी ऑप्शन है फास्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण। तो जल्दी से कमेंट करिए, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, इसके उभयचरी प्रकृति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन के कारण एक अमीनो एसिड को एक दूसरे अमीनो एसिड द्वारा अदला बदला जा सकता है, इस प्रकार के उत्परिवर्तनों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन, नॉन सेंस परिवर्तन के रूप में, या सिस सेंस उत्परिवर्तन के रूप में, या फिर मिस सेंस है, ठीक है, मिस सेंस परिवर्तन के रूप में, या फिर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के रूप में, या पॉइंट उत्परिवर्तन के रूप में। अगर हम 148 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे पॉइंट उत्परिवर्तन के रूप में। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लग चुका है। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए जीन के लिए द्विगुणित व्यक्ति में होगा। दिए गए जीन के लिए द्विगुणित व्यक्ति में क्या होगा, तो द्विगुणित व्यक्ति में होगा भाई 2 एलील्स होंगे ना, क्या होगा, 2 एलील्स, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 149 का। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी आप समझिए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख जो उत्पादक होता है वो क्या है, तो ये हो जाएगा प्लांट वाला, पादप प्लवक। क्या हो जाएगा, पादप प्लवक। देखिए, ये देखिए आप, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एजी प्रवेश परीक्षा, ये देखिए मैंने आपको लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीनशॉट है वो इसलिए लगाया है मैंने, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे अभी तक, ये सब क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएससी एजी के प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। ठीक है, अब आपको इसकी अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। बस बेटा, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप की मैराथन क्लास आगे भी आती रहेंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपके रह गए हैं उनकी मैराथन बहुत जल्द लेके आएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।